हमने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। सुनना, पत्नी से झगड़े के बाद हमने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, उसके हाथ में रुपयों की एक थैली टिकाई। मैंने शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। ताली अगली बात पे अपने आप आपकी आएगी। मैंने शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। बेटा बोला पापा किसी तरह का भ्रम मत पालो, ये लोग रुपयों की थैली से अपनी संभालो। अरे मैं तो मानता हूं सिर्फ अपनी टीचर जी का कहना, उन्होंने मुझे समझाया है कि संकट के समय हमेशा दलितों, कुचलों, पिछड़ों, सताए हुए लोगों के साथ रहे ना। तालियां थोड़ी कमजोर है, खाली कोशिश अब अगला टुकड़ा सुनिएगा। मैं वहीं से हास्य निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने हास्य भी लिखे, व्यंग्य भी लिखे, गीत भी लिखी, गजलें भी लिखी, और आप लोगों की दुआ से 18 किताबें इन सारी विधाओं में आई हैं। 24 देशों की यात्रा की है, राष्ट्रपति सम्मान से लेके सारा कुछ आप लोगों की दुआ से मिला, आपके आशीर्वाद से मिला, और निश्चित रूप से पटना ने, बिहार ने मुझे बहुत दिया। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बोला दलितों, कुचलों, पिछड़ों, सताए के साथ है ना, तो मुझे गुस्सा आया। मैंने उसे इडियट, नॉनसेंस, गधा कह के बुलाया। नहीं कहना चाहिए, कह देते हैं। आज की 21वीं सदी के बच्चे जवाब दे देते हैं तो हम लाजवाब हो जाते हैं। हमने कहा तो हमने भुगता। सुनना, तो मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया। मैंने उसे इडियट, नॉनसेंस, गधा कह के बुलाया तो बेटा डरने के बजाय मुस्कुराया। बोला पापा आप तो साहित्यकार हैं, मुहावरों के प्रयोग के मामले में थोड़ा सावधान ना करें। बोला पापा आप तो साहित्यकार हैं, मुहावरों के प्रयोग के मामले में थोड़ा सावधान ना करें। हमें गधा नहीं, गधे की औलाद कहा करें। हमें गधा नहीं, गधे की औलाद कहा कि उसके संस्कार सुधारने के लिए मैंने उसे 3 घंटे तक रामचरितमानस यानी रामायण सुनाई। बड़ा बनती है। मैंने संस्कार सुधारने के लिए 3 घंटे उसे रामचरितमानस सुनाई। बाद में मुझे लगा चलो पता करते हैं इसकी क्या समझ में आई। तो मैंने उससे पूछा बेटा बता कि कुंभकर्ण एक दिन जगता था फिर 6 महीने सोता था, ऐसा क्यों होता था? आप सब जानते हैं। बेटा कहां से बात निकाल के लाया, आपको अच्छी लगे तो आप बताना मुझे। बोले कुंभकर्ण एक दिन जगता था 6 महीने सोता था, ऐसा क्यों होता था? बेटा बोला पापा कुंभकर्ण बड़ा महान था, बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। अब तक सुनना उसका कि बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। उसके एक बहन थी, 2 भाई थे, सबके सब बदमाश, सबके सब हरजाई थे। बड़ा भाई रावण घमंडी इतना कि खुद को भगवान कहता था, और छोटा भाई विभीषण गद्दी हथियाने की कोशिश में रहता था। छोटा भाई विभीषण गद्दी हथियाने के लिए उसके दुश्मनों के साथ रहता था। और बहन सूर्पनखा दिन भर आवारा लड़कियों की तरह गली गली में डोलती थी, और जहां कहीं लक्ष्मण जैसा खूबसूरत नौजवान दिखता था, शादी करोगे ये बोलती थी। शादी करोगे ये बोलती थी। सुनना, पूरे खानदान का चरित्र देखकर बेचारा कुंभकर्ण भीतर ही भीतर रोता था, ये सब कुछ ना देखना पड़े इसलिए एक दिन जगता था, 6 महीने सोता था। इसलिए जगता था, 6 महीने सोता था। वाह 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 डॉक्टर। कभी कभी हम धार्मिक चीजों का अर्थ ऐसे निकालते हैं अपने पक्ष में कि अर्थ का बिल्कुल अनर्थ हो जाता। हमें याद है हमारे मोहल्ले के एक सज्जन बाबा जी को सुनने गए, 3 घंटे जमीन पे बैठ के दोनों आंखें बंद करके पूरा प्रवचन सुना, और लौट के आए घर तो बीबी को घर से बाहर निकाल दिया, काम वाली बाई से शादी कर ली। तो मोहल्ले वाले चौके, तूने ये क्या किया? बोले बाबा जी ने समझाया, बाबा जी ने सिखाया। बोले बाबा जी ने ये सिखाया? बोले हाँ बाबा जी ने कई बार बोल के बड़े गंभीरता से सिखाया कि माया छोड़ो, शांति के साथ रहो। आप एक विद्यालय चलाते हैं, अरशद भाई बैठे होंगे, विद्यालय चलाते हैं। कभी कभी
रामायण रामचरित मानस से शिक्षाएं लोग कैसे लेते हैं? मैं एक छोटे से आपको हास्य का टुकड़ा, दिन का टुकड़ा सुनाता हूं कि एक शिक्षक रोज स्कूल जाता था, बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाता था, क्लासरूम में मेज पर छड़ी रख के स्टाफ रूम में आके सो जाता था। क्लास में मेज पर छड़ी रख के स्टाफ रूम में सो जाता था। एक दिन प्रिंसिपल ने उसे सोते हुए पकड़ा, बातों में जकड़ा, बोले आखिर ये बात किसके समझ में आएगी कि तुम यहां पड़े पड़े सो गए हो? क्लास में मेज पे रखी छड़ी क्या बच्चों को पढ़ाएगी? क्लास में मेज पे रखी छड़ी क्या बच्चों को पढ़ाएगी? तो शिक्षक मुस्कुरा के बोला, सर ये चमत्कारों का देश है, आस्था के मार्गों का देश है। जरा एक बार सोच के देखिए, जब श्री राम की एक जोड़ी खड़ा हूं पूरे 14 साल शासन चला सकती है, तो क्या मेरी एक छड़ी 35 बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है? हाय हाय, वाह वाह वाह। प्रिंसिपल बोले, वाह भरत बनने की कोशिश कर रहे हो, तुझे पता नहीं कि भरत बनने के लिए कितना खपना पड़ता है। मिली हुई राज्य को वापस करके नंदी ग्राम में बलकल वस्त्र पहनकर 14 वर्ष तक तपना पड़ता है। वाह वाह। आइए एक अंतिम कविता पढ़ देता हूं, वो भी हास्य की कविता पढ़ता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आपकी अदालत में खड़े होकर, और फिर वो कविता पढ़ता हूं। एक लघुकथा बहुत अच्छी है अपने, पहले एक सिर्फ कुछ सेकंड की लघुकथा सुन लीजिए। भाई साहब वो जाता हूं मैं कहता हूं, भाई साहब वो युधिष्ठिर वाली सुन, हाँ? युधिष्ठिर वाली, युधिष्ठिर वाली। अब वो लंबा है, मैं एक अंतिम कविता ठाकुर की सुना देता हूं, लेकिन पहले एक 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, और इसलिए पढ़ना चाहता हूं जहां जाता हूं ये बात मैं कहता हूं। हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। एक लघुकथा ये सुनिए कि हमारे दैनिक जागरण कानपुर में विज्ञापन छपा, सुना साहब, एक कुत्ते का फोटो लिखा था, मेरा कुत्ता कहीं खो गया है, जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दें, 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। सुबह सुबह एक फोन पहुंचा, आपका कुत्ता खो गया? बोले जी। आपने फोटो छापा? बोले जी। कोठी का पता दिया? बोले जी। 20,000 रुपए इनाम? बोले जी। आप कहां से बोल रहे हैं, आपको कुत्ता मिला? तो सज्जन बोले जी, वो कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते हमारे वृद्धाश्रम आ गया है, और आपकी मां के साथ 3 घंटे से खेल रहा है, आप चाहें तो उसे ले जाए। हाय 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 हाय, भाई वाह 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 वाह। जब बुजुर्गों को बोझ समझ के हम वृद्धाश्रम भेजने लगे, ये विसंगति परिवारों में आ गई है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब हम बुजुर्गों को बोझ समझ के वृद्धाश्रम भेजने लगे और कुत्ते के खोने का विज्ञापन दें, तो 4 पंक्तियां ये कहता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जो कुछ पाना चाहते हैं पूरी मेहनत कीजिए, अचीव करिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भाग दौड़ में बनाने के चक्कर में संस्कार की कोई चीज मुट्ठी में बंद बालू की तरह फिसल जाए। जो नौजवान पीढ़ी बैठी है, मैं उसे विशेष तौर से निवेदन पूर्वक कहता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, और घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। और क्यों रखना है? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। कितनी बनावटी जिंदगी हो गई, ऊपर वाले मंजिल में बेटा और बहू, नीचे माता पिता। सुबह सुबह एक मोबाइल उठाया, मैसेज डाला, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, हो गया। अरे भाई 10 सीढ़ियां नीचे उतर के आके माता पिता के पांव पे अपनी हथेली रख के उनकी तपस्या की ऊर्जा समेट के अपने माथे से लगाएं, तो जाने कितने वर्षों की जन्नत एक साथ मिल जाती है। गुड मॉर्निंग मॉम में नहीं मिलती, ये बनावटी पिंजी है। तब मैं कहता हूं कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते, ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। बुजुर्गों के होने से अनुभव मिलते हैं, त्योहार मिलते हैं। एक बार ताली बजा के आदेश कर दीजिए एक खिलखिलाती हुई अंतिम कविता।
6 7 मिनट 5 7 मिनट है, सुनने के मूड में है। वो भी मैंने घर से उठाई। ये जब से करोड़पति शुरू हुआ तब से घरों में घर्षण शुरू हो गया। बेटा चाहता पापा चले जाए, 1 करोड़ जीतना है, पत्नी चाहती पति चला जाए, पति चाहता पत्नी चली जाए। और जो अभावग्रस्त घर हैं उनमें तो घर्षण बहुत ज्यादा हुआ। मैं अपने घर की बात बताता हूँ। पति पत्नी के बीच का संवाद, ऐसे संबोधन, मैं दावा करता हूं कि एक दूसरे के द्वारा किए गए ये संबोधन आप पहली बार सुनेंगे। एक बार प्रजातांत्रिक तरीके से ताली बजा के आदेश कर दीजिए। मैं खिलखिलाती हुई करता हूं संबोधन सुनना। अभावों से उबकर, गरीबी में डूबकर एक दिन पत्नी बोली खींचकर। पत्नी जब खींची होती है उसकी भाषा बदल जाती है। आप तो सारे लोग ज्यादा अनुभवी हैं हमसे। कैसी भाषा बदलती, मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। पड़ोसन आई, मेरी पत्नी से बोली दीदी आज मेरी एनिवर्सरी है, कोई ऐसा गिफ्ट बताओ उन्हें दे तो चौंक जाएं। पत्नी खींची हुई थी, बोली तलाक दे दे, उछल जाएंगे। अभावों से उबकर, गरीबी में डूबकर एक दिन पत्नी बोली खींचकर, अब संबोधन सुनना। एक दिन पत्नी बोली खींचकर, हे एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट, झूठ बोलने में माहिर, सपने दिखाने में परफेक्ट, मेरे बच्चों के परम आलसी बाप, मेरे बच्चों के परम आलसी बाप, साहित्य साधना की नाक बना के नाक, इसी शहर की छानते गए खाक। तुमसे तो तेज नगन अच्छे हैं जो टेलीविजन से कमा रहे हैं लाखों लाख। इसलिए कोई भी रास्ता अपनाओ, टेलीविजन पे जाओ, एक अच्छे पति नहीं बन पाए कम से कम करोड़पति बन के दिखाओ। बोले एक अच्छे पति नहीं बन पाए कम से कम करोड़पति बन के दिखाओ। अब पतियों मेरा संबोधन सुनना, समर्थन देना, कम से कम करोड़पति बन के दिखाओ। तो मैंने कहा हे मेरी जिंदगी के कुकर की सनसनाती हुई सीटी, रातों की ट्यूबलाइट दिन की अंगीठी। अब व्यंग सुनना, रातों की ट्यूबलाइट दिन की अंगीठी। मुझे मालूम है कि कविताएं लिखने से पेट नहीं भरता है। इस देश का साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की तरह जीता है, निराला की तरह मरता है। वाह वाह वाह, निराला की तरह मरता है। और ये हास्य व्यंग की कविताएं भरे पेट वालों को चाहे जितना हंसाएं, लेकिन भूखे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट तक नहीं ला पाती हैं। और वीर रस की कविताएं मंचों पर चाहे जितना आग लगाएं, लेकिन घर का बुझा हुआ चूल्हा तक नहीं सुलगा पाती। वाह वाह, बावजूद इसके तू मेरी कलम की स्याही को आवाज़ से बहने दे। मुझे करोड़पति मत बना, सिर्फ पति ही रहने दे। तो वो और खींच के बोली। जब और खींच के बोली तो उसने क्या संबोधन चुना, तो और खींच के बोली वाह रे पान मसाला के फटे हुए पाउच। बोली वाह रे पान मसाला के फटे हुए पाउच, मेरे लिए आ, बच्चों के लिए ओ, पड़ोसियों के लिए आउच। अब आप सोच रहे हैं पड़ोसियों के लिए आउच क्यों? मैं पत्नी के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए चला जा रहा था, बगल में वाले फ्लैट में पत्नी में झगड़ा हो रहा था। पत्नी भावुक हो गई, बोले देखो कितना दोनों लड़ रहे हैं, आप कभी उनके यहाँ जाते क्या नहीं है? मैंने गया था इसके पहले 3-4 बार, ये उसी का परिणाम है। बोले भाई पान मसाला के फटे हुए पाउच, बच्चों के लिए आ, पड़ोसियों के लिए आउच, पड़ोसियों के लिए आउच। अगर करोड़पति बनने नहीं गए तो देखना, मैं कविता छोटी करता हूं, पड़ोसियों के लिए आउच। साहित्य की बातें करते हुए आप मुझे बार बार समझा रहे हैं, लेकिन शर्म की बात यह है कि हम अभावों के रहते हुए एक टाइम की रोटी खा रहे हैं और बावजूद इसके